बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। आज का जो हमारे लेक्चर है बच्चे बायोकेमिस्ट्री में, दैट इज़ लेक्चर नंबर 30 विच इज़ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हमने ये स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने साइकिल स्टडी किया अबाउट ग्लाइकोलाइसिस, शुगर मेटाबॉलिज्म, बेसिकली शुगर मेटाबॉलिज्म। तो मैंने आप सबसे कहा था कि इसको आपने अच्छी तरह से नोट डाउन करना है, मुझे सेंड करना है। कुछ बच्चों ने मुझे सेंड किया है और उनमें से काफ़ी मिस्टेक्स थी। तो बच्चे, मैंने आपको एक चीज़ क्लियरली मेंशन की थी कि जब भी आपने साइकिल बनाना है, साइकिल के अंदर आपने जब मेंशन करने हैं एंजाइम्स, तो एंजाइम्स का पूरा नाम लिखना है। क्या करना है? एंजाइम्स का पूरा नाम लिखना है। जो आपको सिंबल्स मैंने बताए थे, फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज के लिए HK था, तो वो बच्चे जस्ट आपको ये बताने के लिए था कि अक्सर MCQs में आ जाते हैं इस तरह से। आपने शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है? ये पहली मिस्टेक थी जो आप लोगों ने की थी। दूसरे नंबर पर आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का जो एरो मार्क किया हुआ था वो ठीक नहीं था। उसको आपने देखना है कि कौन से एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन पे, कौन से एंजाइम एक्ट कर रहे हैं रिवर्सिबल पे। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि एक साइड पर एरो है, बस दूसरी साइड पर एरो हेड मूव नहीं करेगा, यानी वो रिएक्शन बैकवर्ड मूव नहीं कर सकता। वो लेक्चर जस्ट वो जो हमारा लेक्चर कंप्राइज करता था वो टोटल ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर ही था, जिसमें आपने जस्ट एक साइकिल ड्रॉ करना था। उस लेक्चर का टोटल जो वॉल्यूम था वो इतना ही था। जो बाकी चीज़ें मैंने ऐड की थी वो आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की थी, आपको समझने के लिए मैंने ऐड की थी उस लेक्चर में। ठीक हो गया? आज दोबारा से मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस की रिवीजन करवाऊंगी ताकि आप इस चीज़ को, इस साइकिल को अच्छी तरह से समझ लें कि बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। ठीक हो गया? अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले ये आप नोट डाउन करेंगे चीज़ कि ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम होता है एम्बडन-मेयरहोफ पाथवे। ज़रूरी नहीं है कि आपसे पेपर में पूछा जाए या टेस्ट में पूछा जाए एक्सप्लेन ग्लाइकोलाइसिस। आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन Embden-Meyerhof pathway. Explain EMP. E stands for Embden, M stands for Meyerhof and P stands for pathway. Embden-Meyerhof pathway. क्लियर हो गया? तो ये आपका ग्लाइकोलाइसिस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि ग्लाइकोलाइसिस, Embden-Meyerhof pathway या EMP, ये तीनों चीज़ें सेम हैं। तीनों चीज़ें सेम हैं। नेक्स्ट हमारा ये था साइकिल ग्लाइकोलाइसिस का, जो आपने इस तरह इस सीक्वेंस में, यानी कि अपसाइड डाउन, इसको आपने शो करवाना है। ठीक है? अपनी तरफ से आप राउंड और इस तरह से साइकिल्स मत बनाए, क्योंकि वो आप लोगों को फिर समझ में नहीं आते। अब इसको आप गौर से समझेंगे साइकिल को। ठीक है? पहली चीज समझने वाली इसमें आपको यह है कि ये जो मैंने मार्कर से पॉइंट आउट किए हैं HK, PGI, PFK, ये एंजाइम्स के नाम हैं। ये आपने पूरे लिखने हैं। ठीक है? आपने इन एंजाइम का नाम पूरा लिखना है। आपको एक फॉर्मेट समझाने के लिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया है। ये खुद मैंने लिखा है ताकि आपको ये चीज़ समझ आए कि आपने किस तरह के सीक्वेंस से साइकिल को स्केच आउट करना। तो ग्लूकोज converted into glucose 6-phosphate in the first step and uses ATP. ग्लूकोज जब टूटेगा तो एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। ये माइनस ATP का मतलब है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट था। इस ट्राई में से एक मॉलिक्यूल एनर्जी का ग्लूकोज ने इस्तेमाल किया और टूटकर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है? फॉस्फेट है ना, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट ग्रुप थे, एक फॉस्फेट निकल गया, डाई फॉस्फेट रह गए, 2 फॉस्फेट के ग्रुप रह गए इसमें।
तो वो फॉस्फेट जो निकला वो कहाँ गया, वो इस ग्लूकोज के साथ आकर अटैच हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया हमारे पास, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। किसकी मौजूदगी में, काइनेज की मौजूदगी में। जो काइनेज एंजाइम्स होते हैं ये बनाने में, टूटने में मदद करते हैं, किसी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए काइनेजेस यूज होते हैं। ये आपने एंजाइम्स जब पढ़े होंगे उसके अंदर स्टडी किया होगा काइनेजेस के बारे में, जो ओल्ड एंड न्यू सिस्टम ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन था उसमें काइनेजेस पढ़े होंगे आपने, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये फॉस्फेट कहाँ से आया, ये एनर्जी मॉलिक्यूल में से 3 फॉस्फेट थे, एक निकलकर ग्लूकोज के साथ अटैच हो गया। इसके बाद 6 फॉस्फेट ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, यानी कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। ये रिवर्सिबल हमारा स्टेप है, यानी ये बैकवर्ड जा सकता है, सर जस्ट पोजीशन चेंज हुई है ना फंक्शनल ग्रुप की। फिर काइनेज एंजाइम एक्ट कर रहा है, आप देख रहे हो फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है, पहले एक फॉस्फेट था अब 2 फॉस्फेट आ रहे हैं, तो फॉस्फेट कहाँ से आएगा, ये एनर्जी मॉलिक्यूल में से आएगा ना। दोबारा आप लिख दोगे एटीपी से एडीपी बन गया है, 3 एटीपी के मॉलिक्यूल होते हैं हमारी बॉडी में, तो वो 3 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट का निकल के फ्रक्टोज के साथ आकर लग जाएगा, तो जो 6 फॉस्फेट था वो 1 और 6 फॉस्फेट हो जाएगा, यानी फ्रक्टोज में 1 पोजीशन पर भी फॉस्फेट है, 6 पोजीशन पर भी फॉस्फेट है, फर्स्ट एंड पे भी और आखिरी एंड पर भी, दोनों जगहों पर फॉस्फेट ग्रुप लग गया है आकर। फॉस्फेट कहाँ से आया, एटीपी से आया। तो अपनी तरफ से आपने किसी भी स्टेप में एटीपी से एडीपी नहीं बना देनी, आपने देखना है जहां फॉस्फेट ऐड हो रहा है वहां पे आपने एनर्जी को रिलीज करवाना है। ये आपका पहला स्टेप का पहला फेज है, एनर्जी यूटिलाइजिंग फेज, एनर्जी इस्तेमाल करने वाला फेज, ठीक है। बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस 2 फेजेस में कंप्लीट होता है, एनर्जी यूटिलाइजिंग फेज यानी एनर्जी कंज्यूमिंग फेज और एनर्जी रिलीजिंग फेज, एनर्जी रिलीजिंग फेज। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, एक ग्लूकोज है, एक ही तरह से रिएक्शन शो हो रहा है, 2 एटीपी टोटल रिलीज हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं 1 और 2, यानी 2 एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं। इस पूरे साइकिल के अंदर एनर्जी यूटिलाइजिंग फेज है, ये हमारा क्या है, एनर्जी यूटिलाइजिंग फेज। मेंशन भी आप कर सकते हो यहां पर कि दिस वन इज द एनर्जी यूटिलाइजिंग फेज, एनर्जी यूटिलाइजिंग फेज यहां तक, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमारा एक सेकंड स्टार्ट हो रहा है स्टेप फेज, विच इज द बेसिकली द एनर्जी रिलीजिंग फेज, एनर्जी रिलीजिंग फेज। एनर्जी इसके अंदर क्या होगी, हमारी रिलीज होगी इस फेज के अंदर, एनर्जी रिलीजिंग फेज। रिलीज होने का मतलब क्या होता है कि एनर्जी जो है वो हमारी बन रही है, यूटिलाइज नहीं हो रही, बन रही है। दिस वन इज एनर्जी यूटिलाइजिंग, इस्तेमाल करने वाला फेज। दिस वन इज द एनर्जी रिलीजिंग फेज। कैसे, अभी हम इसको देखते हैं। यहां मैंने मेंशन किया है कि एटीपी कितने कंज्यूम हुए हैं हमारे, 2 एटीपी आर कंज्यूम्ड। अब नेक्स्ट हमारा फेज चलेगा जिसमें फ्रक्टोज की ब्रेकडाउन होगी, ठीक है। किस तरह होगी, एल्डोलेज एंजाइम एक्ट करेगा। फ्रक्टोज 6 मेंबर्ड है, तो ये 6 मेंबर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह, 3 मॉलिक्यूल बनाएगा, 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स बना देगा, यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बना देगा और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना देगा। ये एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब, और दूसरी चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आगे इसी तरह से रिएक्शन को लेकर चलेगा जैसे ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट लेकर जाएगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पर इक्वल के निशान मार लगाए हैं ताकि ये जो स्टेप जा रहा है ये इसके साथ भी परफॉर्म हो रहा है। जैसे एनर्जी यहाँ बन रही है वैसे यहाँ पर भी बन रही है। अगर इधर एक NAD से NADH बन रहा है
तो यहां पर भी एक NADH बन रहा है, एनर्जी का मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। और एक NADH 3 ATP के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 3 ATP के। ठीक है, 3 ATP के बराबर होता है एक NADH। कितने NADH बन रहे हैं? 2। एक NADH हमारा इस फेज में बन रहा है, एक NADH इस फेज में बन रहा है। टोटल 2 NADH बन रहे हैं, मतलब टोटल 6 ATP बन रहे हैं हमारे पास। टोटल 6 ATP के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हो कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में भी कन्वर्ट हो सकता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ग्लिसरल्डिहाइड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारे के सारे आइसोमर्स की प्रेजेंट में होते हैं। आइसोमेरेज एंजाइम होता है जो एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के एंजाइम को कन्वर्ट करता है दूसरे मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरे स्ट्रक्चर के एंजाइम में। ठीक है, आइसोमर बनाता है। तो कौन सा इसमें एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज होगा? जब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्या चीज? 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्लिसरल्डिहाइड बाइफॉस्फेट। पहले एक फॉस्फेट था, अब 2 फॉस्फेट आने हैं, मतलब एनर्जी ने कहीं ना कहीं से आना है। ठीक है, एनर्जी कहीं ना कहीं से आएगी। 1 और 3 बाइफॉस्फेट बनेगा, 2 फॉस्फेट के ग्रुप आकर अटैच होंगे ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट के साथ। फिर ये 1,3 कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 में, मतलब अब यहां आप देख रहे हो 1,3 से 3 बन रहा है। पहले 2 फॉस्फेट थे, अब एक फॉस्फेट निकल जाएगा एनर्जी की फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। किस फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। जैसे ऊपर एक ऐड हो रहा था तो एनर्जी मॉलिक्यूल कम हो गए थे, -ATP हो गया था। अब यहां ATP ऐड होगी, इस स्टेप में भी ATP ऐड हो रही है, तो यहां पर भी ऐड हो रही है। दोनों स्टेप में ATP बन रही है, एक इधर और एक इधर। नीचे आप देख सकते हो यहां आइसोमर की फॉर्म प्रेजेंट है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी ये बैकवर्ड जा सकता है। तो ADP डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्राइफॉस्फेट। और ट्राइफॉस्फेट हमारा एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। इसके बाद 3 जो है वो 2 में कन्वर्ट होगा, यानी फॉस्फेट 3 पोजीशन पर लगा था, अब वो फॉस्फेट 2 पोजीशन पर लग जाएगा। एक्टिविटी बढ़ती जाएगी ना, पोजीशन चेंज हो रही है, म्यूटेशन हो रही है। किस एंजाइम के थ्रू हो रही है? म्यूटेज के जरिए। पोजीशन चेंज होना मतलब म्यूटेशन होना। तो PGM एक्ट करेगा। एंजाइम के नाम यहां आपने पूरे मेंशन करने हैं सब में। म्यूटेज की प्रेजेंस में 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। ये स्टेप आगे इंपॉर्टेंट है कि इनोलेज एक्ट करेगा। इनोलेज, जो एक फॉस्फेट था वो भी रिमूव हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी, फॉस्फेट की 1 पे आ जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरोवेट बन जाएगा। फॉस्फोइनोल पायरोवेट बन जाएगा। ठीक हो गया, फॉस्फोइनोल पायरोवेट। ठीक है, अब ये फॉस्फोइनोल पायरोवेट कन्वर्ट हो जाएगा पायरोवेट में, यानी ATP फिर से बन जाएगा। आप देख रहे हो पहले फॉस्फो ग्रुप प्रेजेंट था, अब फॉस्फो ग्रुप पायरोवेट में नहीं प्रेजेंट, तो मतलब वो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो गया। ADP ATP में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी बन गई हमारे पास। पायरोविक एसिड सिंथेसाइज हो गया हमारे पास। पायरोवेट को पायरोविक एसिड भी हम बोलते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा अब एनर्जी रिलीज हम यहां मेंशन कर लेंगे। 2+2 लिखा है मैंने, मतलब एक इस स्टेप में एनर्जी, एक इस स्टेप में 2, फिर लास्ट स्टेप में एक यहां और एक यहां, 4, टोटल 4 ATP रिलीज हुए। अब जो चीज बनती है ना, उसी में से चीज इस्तेमाल होती है। ये जो 2 ऊपर ATP इस्तेमाल हुए थे हमारे स्टार्ट वाले फेज में, तो ये इन्हीं 4 में से गए थे। मिलियन ट्रिलियंस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। हर वक्त एनर्जी बन रही है, टूट रही है, बन रही है, टूट रही है। तो टोटल ग्लाइकोलाइसिस 4 मॉलिक्यूल ATP के बना रही है। उस 4 में से 2 मॉलिक्यूल जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस के पहले फेज में, और 2 मॉलिक्यूल एनर्जी के तौर पर हमें मिल रहे हैं। क्लियर हो गया? तो नेट जो हमारी ATP बन रही है वो 2 मॉलिक्यूल की बन रही है।
इसके साथ NADPH की फॉर्म में जो एनर्जी बन रही है उसके भी 2 मॉलिक्यूल्स है, एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन से बन रहा है और एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बन रहा है। क्लियर हो गई बात? तो नेट ATP 2 है। देन ये आप नोट डाउन करेंगे, ये आपको याद रखने में हेल्पफुल होगा कि कहाँ पर आपने रिवर्सिबल का एरो शो करना है, यानी दोनों तरफ का एरो, और कहाँ पर सिंगल साइड का एरो। जो सिंगल साइड एरो होता है, दिस वन इज फॉर इररिवर्सिबल, दिस वन इज फॉर इररिवर्सिबल। ये जो हमारा एरो होता है ये किसके लिए होता है? इररिवर्सिबल के लिए होता है। यानी जहां ये एरो होगा वो रिएक्शन वापस नहीं जा सकता। बात समझ आ गई है इररिवर्सिबल की? यानी ये जो एंजाइम्स यहां पर मौजूद हैं, इन एंजाइम जहां पर ये एंजाइम एक्ट कर रहे हैं वहां ये वाला एरो आएगा। हेक्सोकाइनेज डायग्राम में आप यहां स्केच में देख सकते हो, हेक्सोकाइनेज एक्ट कर रहा है, इररिवर्सिबल एक साइड पर एरो आ रहा है। फिर इसके बाद आप देख सकते हो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक्ट कर रहा है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज PFK इररिवर्सिबल का साइन आ रहा है। देन आप देख सकते हो पायरोवेट काइनेज एक्ट कर रहा है, यहां पर पायरोवेट काइनेज, तो इररिवर्सिबल का साइन आ रहा है। तो ये 3 एंजाइम ऐसे हैं जो कि इररिवर्सिबल को शो करेंगे। बाकी सारे जो हमारे हैं वो हमारा जो शो करेंगे दैट इज फॉर रिवर्सिबल, दैट इज फॉर रिवर्सिबल, और उसको हम शो करते हैं बाय दिस एरो, दिस इज फॉर रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर हो गया? ये चीजें अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का साइन है क्या बेसिकली। इसके बाद अब ग्लाइकोलाइसिस हमारा यहां पर एंड हो जाएगा। अब ग्लाइकोलाइसिस का कोई रिजल्ट होगा, कोई नतीजा होगा, कोई इसका रिजल्ट होगा, कोई इसका फाइनल प्रोडक्ट है जिसने आगे किसी चीज में जाकर वर्क करना है। ठीक है, किस तरह वर्क करना है? अब यहां जो पायरोविक एसिड बना है इसने फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन परफॉर्म करनी है। क्या परफॉर्म करनी है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब इस पायरोविक एसिड ने, इस पायरोवेट ने एसिटाइल कोएंजाइम में तब्दील होना है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है। डी का मतलब होता है रिमूव करना, डी का मतलब होता है रिमूव करना। ठीक है, और जहां पर ऑक्सीडेटिव रिएक्शन परफॉर्म होने होते हैं वहां ऑक्सीडेटिव का वर्ड हम यूज करते हैं, जहां ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना, आपने जस्ट इस चीज को जहन में रखना है। ठीक है, पायरोवेट is converted into acetyl coenzyme A with the release of this energy। यहां स्ट्रक्चर के साथ आपने ये नाम लिख देना है जस्ट। ठीक है, और यहां स्ट्रक्चर के साथ आपने पायरोवेट लिख देना। अगर स्ट्रक्चर याद होता है तो वेल एंड गुड है, आप इसको नोट डाउन करके लिख दें। नहीं याद होता तो जस्ट पायरोवेट प्लस HC कोएंजाइम A, HS कोएंजाइम A कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, बैकवर्ड नहीं मूव करता, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये परफॉर्म होता है रिएक्शन हमारा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये आपका आज का लेक्चर था जिसमें मेरी कोशिश थी ग्लाइकोलाइसिस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको वो समझ नहीं आ रहे, आप ये वाला जो हैंड रिटन है आप इसको याद करें, इसको अच्छी तरह से सॉल्व करें। ठीक है, एंजाइम्स के नाम बार बार आपको कह रही हूँ, आपने कंप्लीट लिखने हैं।
आज का लेक्चर आपका थोड़ा लेट हो गया है, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी लेट हो गया है। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं लेक्चर डिलीवर नहीं कर सकी टाइमली आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, टाइम पर ही आपको आपके लेक्चर्स मिल जाया करेंगे। टाइम आपका क्लैश कर रहा था, इस वजह से मैंने उस 12 बजे ओवर आपको टेस्ट सेंड नहीं किया, सॉरी आपका लेक्चर आपको सेंड नहीं किया। फर्दर आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसको बराए मेहरबानी बहुत अच्छी तरह से याद करें, अपने नोट्स में से टैली ज़रूर किया करें जब भी कोई लेक्चर आपको डिलीवर होता है किसी भी सब्जेक्ट का, ताकि कोई पॉइंट अगर आपके टीचर से मिस हो गया है तो आप उसको टीचर को नोटिफाई कर सकें, और अगर कोई पॉइंट ऐड हुआ है तो आप उसको अपने लेक्चर के ऊपर और अपने नोट्स के ऊपर नोट डाउन कर सकें। क्योंकि जब वाइवा होते हैं तब आप लोग अपने नोट्स लेकर आते हैं, नोट्स में आपके पास फिर मटेरियल पूरा नहीं होता, तो चीज़ें साथ साथ टैली किया करें अपने नोट्स के साथ। ठीक हो गया?